बिहार की राजनीति से इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बता दें कि राजनीतिक गलियारों में इस खबर ने काफी हलचल मचा दी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और बिहार की राजनीति में आगे क्या बदलाव होंगे, इस पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद से इस्तीफा देते हैं तो ये फैसला पूरी तरह से पार्टी और राज्य के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जा सकता है। जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं और मंत्रियों का कहना है कि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे हैं और उन्होंने राज्य विकास के लिए कई बड़े फैसले भी लिए। उनका मानना है कि अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार की आवाज को मजबूती से उठा सकते हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब उत्तर प्रदेश की राजनीति भी गरमा गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। दरअसल बिहार की इस बात की चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं और राज्यसभा की राजनीति में जा सकते हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, देश भर की राजनीति में इसकी चर्चा शुरू हो गई। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर कोई नेता बार बार अपनी राजनीतिक स्थिरता बदलता है तो इससे जनता के बीच भ्रमण की स्थिति पैदा होती है। नीतीश कुमार जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चेहरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब वो देखिए, मुख्यमंत्री के ही उससे रिटायर हो जाएंगे। बीजेपी के लोग उन्हें रिटायर कर देंगे। मिडल ईस्ट में तनाव काफी बढ़ गया है। ईरान पर हुए हमलों और उसके बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र की स्थिति को बेहद संवेदनशील बना दिया है। हाल ही में ईरान पर इजरायल और यूनाइटेड स्टेट के हमलों की खबरों के बाद हालात तेजी से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन घटनाओं के बाद ईरान ने भी मिडिल ईस्ट के कई इलाकों को निशाना बनाते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिससे पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल यह है कि आखिर मिडिल ईस्ट में ये टकराव किस दिशा में जा रहा है। लंबे समय से ईरान और इजरायल के बीच तनाव बना हुआ है, लेकिन हाल ही के घटनाक्रम ने इस तनाव को और ज्यादा खतरनाक बना दिया। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अगर ये संघर्ष इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक जन राजनीति पर पड़ सकता है। दूसरा ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये संघर्ष अब धीरे-धीरे अब सीधे-सीधे बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका और इजरायल की भूमिका सामने आई है और उसके बाद ईरान की प्रतिक्रिया देखने को मिली है, उससे मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कई विश्लेषक का मानना है कि ये टकराव सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव और रणनीतिक ताकत के बीच की लड़ाई भी बनता जा रहा है। इसी बीच मिडिल ईस्ट के कई देशों ने इस स्थिति पर चिंता जताई है, जहाँ सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर जैसे देशों ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर संयम बरतने की अपील की। उनका कहना है कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो इसका असर सिर्फ सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति और वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। मिडल ईस्ट में इस समय बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। ईरान पर हुए बड़े हमलों के बाद हालात काफी गंभीर हो गए हैं। खबरों के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट और इजरायल की संयुक्त कार्यवाही में ईरान के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में हजारों घर तबाह हो गए हैं और कई सैर ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में लगभग 3000 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। कई रिहायशी इलाकों में ईरानी मलबे में बदल गए हैं और लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियां लगातार मलबा हटाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी हुई हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान की सैन्य ताकत को भी बड़ा झटका लगा है। करीब 300 मिसाइल लॉन्चर सिस्टम नष्ट कर दिए गए हैं, जिन्हें ईरान की रक्षा क्षमता का अहम हिस्सा माना जाता था। इन ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई जगहों पर एयर स्ट्राइक और सटीक मिसाइल हमले किए गए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस पूरे हमले में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 1200 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पतालों में घायलों का इलाज जारी है और कई इलाकों में मेडिकल सुविधाओं पर भी भारी दबाव देखा जा रहा है। हमलों के बाद कई शहरों में बुनियादी सुविधाएं भी पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई। संचार व्यवस्था भी कई जगह पर बाधित की जा रही है, जिससे राहत और बचाव कार्यों में मुश्किलें आ रही हैं। इस हमले के बाद ईरान ने प्रतिक्रिया दी है और चेतावनी दी है कि वो इस सब का जवाब देगा। ईरान के सैन्य अधिकारियों का कहना है कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए हम जरूरी कदम उठाएंगे। दूसरी ओर मिडिल ईस्ट के कई देशों ने इस बढ़ते तनाव पर चिंता जताई है। सऊदी अरब, कतर और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे क्षेत्रों ने शांति बनाए रखने और हालात को और बिगड़ने से रोकने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये टकराव इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। दुनिया भर की नजरें अब इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में ये संघर्ष किस दिशा में जाएगा।
भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल खत्म हो गया है, क्योंकि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने की शर्तों के साथ छूट मिल गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। ये लाइसेंस 3 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव रॉकेट स्कॉट बेसेंट ने 6 मार्च को बताया है कि पेट्रोलियम के ऊर्जा एजेंट के तहत ये अस्थायी कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए ये छूट दी गई है। दरअसल पिछले कुछ समय से दुनिया भर में तेल की कीमतों को लेकर चिंता बनी हुई। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव पर खासकर ईरान से जुड़े हालात की वजह से वैश्विक बाजार में कच्चा तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ऐसे में भारत जैसे बड़े तेल आयातक देशों के लिए सस्ता तेल मिलना बेहद जरूरी माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया को फिलहाल रशिया से सस्ता तेल खरीदने की अनुमति मिल गई है। इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है कि अगर भारत को ये छूट नहीं मिलती तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सीधा असर पड़ सकता था। लेकिन इस राहत के बाद फिलहाल आम लोगों को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की चिंता से कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस से सस्ता तेल मिलने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत रहती है और देश को कम कीमत पर कच्चा तेल उपलब्ध हो जाता है। इससे तेल कंपनियों को भी लागत कम रखने में मदद मिलती है और इसका फायदा आम उपभोक्ताओं पर भी पहुंच सकता है। हालांकि ये राहत स्थायी नहीं है। अमेरिका ने छूट सिर्फ 3 अप्रैल तक इसके बाद स्थिति की फिर से समीक्षा की जा सकती है, यानी आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय आयात और तेल बाजार की स्थिति को देखते हुए नया फैसला लिया जा सकता है। इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत पहले से ही रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है। जहां रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने कई देशों को रियायती दरों पर तेल देना शुरू किया था, जिसका फायदा भारत को मिला है। फिलहाल इस फैसले से भारत को थोड़ी राहत जरूर मिली है। अगर ये छूट आगे भी जारी रहेगी तो देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रह सकती है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ता है तो आने वाले समय में तेल बाजार में फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।